आज हम डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन ऑफ शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव एंड क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो ये चारों टाइप का टैक्स कैसे लगता है, ये चारों टाइप का ट्रांजैक्शन में, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, मैं सिर्फ ज्योतिरंजन साहू, मैं कुछ डिस्क्लेमर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप एक बार रीड कर लेना इसको। ठीक है, इसके बारे में तो आज हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे अबाउट आवर डिस्कशन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये वाला कितना टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। फिर हम देखेंगे टैक्सेबल अंडर व्हिच हेड। जैसे हमारा टैक्सेशन में आपको पता है 5 हेड होता है, एक सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, एक बिजनेस सोर्सेस, बिजनेस और प्रोफेशन इसको बोलते हैं। फिर हमारा होता है एक कैपिटल गेन और एक अदर सोर्सेस। तो एक कौन सा हेड में टैक्सेशन लगेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड में करेंगे इसके ऊपर कितना रेट लगेगा, जो 5 हेड है इसके कौन सा हेड में कौन सा रेट टैक्स लगेगा। ठीक है, और उसके आगे हम देखेंगे इंडेक्सेशन एंड एग्जिम्पशंस। क्या क्या इंडेक्सेशन मिलेगा, कौन सा हमें इंडेक्शन मिलता है और कौन सा एग्जिम्पशन मिलता है। इंडेक्शन मतलब कुछ प्राइस उसका ज्यादा हो जाता है जब परचेस करते हैं कौन सा ईयर में, तो हम देखते हैं वो कौन सा ईयर में सेल हुआ है, तो इसी हिसाब से कुछ इंडेक्सेशन मिलता है। 2000 में जैसे वो कहेंगे मेजरमेंट ऑफ टर्नओवर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाले ट्रांजैक्शन में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टर्नओवर को बेसिस करके हम देखते हैं टैक्स रेट होगा या नहीं होगा टर्नओवर में। थोड़ा जैसे कि हमारा ट्रेडिंग सोर्सेस में सेल परचेज होता है, इससे यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। कौन सा केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ज्यादा कंफ्यूजन एक्चुअली इसी में ही है, टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है कब नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे ऑल अबाउट सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल बिजनेस में जैसे वैसे यहाँ पे भी वही सेम टू सेम। आईटीआर में सब पॉइंट देखेंगे, आईटीआर प्रैक्टिकल पॉइंट देखेंगे, कौन सा प्लेस में उसको पोस्टिंग करना है, जैसे कि आईटीआर फॉर्म में कौन सा प्लेस में उसको फिलअप करना है। फिर इसके आगे देखेंगे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। हम कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होता है यहाँ पे, हम इसको उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हाउ मेनी कैटेगरीज। कैटेगरी में आपको तो पता होगा एक कैश मार्केट होता है। ठीक है, कैश मार्केट में हम इसको शेयर को डिलीवरी और इंट्राडे दोनों तरह का ट्रेडिंग होता है। डिलीवरी अगर आपके नाम को ट्रांसफर होता है बाय करने के बाद, उसके बाद आप सेल करेंगे तो डिलीवरी में आता है। ठीक है, इंट्राडे में एक्चुअली वो आपके नाम पे नहीं जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है आज ही डेट में होता है और आज ही डेट में सेटलमेंट होता है। आप अगर पहले बाय करेंगे तो सेल करेंगे, वो सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो पहले सेल करेंगे उसके बाद बाय करेंगे, वो भी सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आप सेटलमेंट नहीं किए एक दिन में तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली उसको सेटलमेंट कर देगा। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में दो टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, एक फ्यूचर एक ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर और ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या होता है ना, हमारे पास ऑप्शन रहता है, हम जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन लिए सेल या परचेज उसको हम चाहे मतलब सेटल कर सकते हैं, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे। वो एक्चुअली उसमें बहुत तरह का ट्रांजैक्शन होता है, आपसे याद कर लेना। फ्यूचर ऑप्शन ब्रोकर का जो भी रिपोर्ट आएगा ना, वहां पे आपको मेंशन हो जाएगा ये फ्यूचर है या ऑप्शन है, आपको इसी हिसाब से टैक्स लगाना। उसके अंदर में डिलीवरी इंट्राडे उसको मतलब ध्यान मत देना है उसके तरफ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसका है इसलिए मैं लिखा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे हम देखेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में तो 3 तरह का होता है ट्रांजेक्शन, एक इक्विटी, एक डेब्ट और एक हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स, इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्स होता है हाइब्रिड। फिर आता है क्रिप्टो करेंसी। तो चारों का कैसे टैक्सेशन लगता है उसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, ये वाला आप समझ गए ना, चारों टाइप का ट्रांजैक्शन है। जैसे देखिए कैश मार्केट, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी। डिलीवरी में कैश मार्केट में डिलीवरी इंट्राडे, डेरिवेटिव में फ्यूचर ऑप्शन, म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड और उसके आगे क्रिप्टो करेंसी। टैक्सेबल अंडर व्हिच हेड, जो मैं 5 हेड बताया था, तो ये जो 4 तरह का कैटेगरी हुआ ट्रांजैक्शन, वो कौन सा हेड में टैक्स हो जाएगा। फर्स्ट आ गया कैश मार्केट। कैश मार्केट में दोनों क्या था, एक डिलीवरी एक इंट्राडे। ठीक है, एक देखिए आप डिलीवरी आ गया, फिर इसके आगे इंट्राडे आ गया। डिलीवरी में क्या होता है ना, इधर आप कैपिटल गेन में ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल बिजनेस में ले सकते हो। ठीक है, अगर कैपिटल गेन में लिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और आप नॉर्मल और बिजनेस में नहीं गए तो वो नॉर्मल बिजनेस हो जाएगा। इंट्राडे में लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस ही होता है। ठीक है, इंट्राडे में वो स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है ऑलवेज। फिर आगे आया हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में फ्यूचर और ऑप्शंस, ये बहुत इजी है। डेरिवेटिव फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ही नॉर्मल बिजनेस होता है, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं है।
ऑलवेज नॉर्मल बिजनेस। उसके आगे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या बोला था, इक्विटी ओरिएंटेड, डेप्ट ओरिएंटेड। तो जो भी हो, म्यूचुअल फंड में इक्विटी हो या डेप्ट हो, वो दोनों का दोनों कैपिटल गेन में आता है। क्या रेट लगेगा वो आगे आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो, अभी डाउट मत पूछो। लास्ट को एक बार डाउट लिख लीजिए, फिर मैं डाउट एक एक करके लूंगा। अगर नहीं हुआ टाइम तो आप कमेंट दे देना, मैं वहां पे एक डाउट क्लियर कर लूंगा आपको, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज होता है और उसका एक इंटरेस्ट इनकम मिलता है, ठीक है। तो सेल परचेज का क्या टैक्सेशन होता है और इंटरेस्ट इनकम का क्या होता है। इंटरेस्ट इनकम में क्या होता है ना, अदर इनकम में आता है, अदर सोर्स में चला जाता है, ठीक है। और सेल परचेज का आप डिलीवरी जैसे होता है, आइदर नॉर्मल बिजनेस ले सकते हो और कैपिटल गेन लग सकते हो। रेट क्या लगेगा 30%, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम देखेंगे एप्लीकेबल टू ऑफ टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना कितना लगेगा। ये हो गया आपका कैश मार्केट। कैश मार्केट में क्या था, इंट्राडे था और डिलीवरी था, ठीक है। अगर मैं इंट्राडे बोलूं तो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा इनकम होगा तो नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब रेट का मतलब क्या होता है ना, जैसे हमारा इंडिविजुअल में 5%, 20%, 30%, ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में 5, 10, 15, 20, 25, 30 और पार्टनरशिप फर्म के लिए 30%, कंपनी के लिए 25% और टर्नओवर ज्यादा हो 400 करोड़ से तो 30%। तो इससे जो रेट फिक्स है ना, उसको हम नॉर्मल स्लैब रेट बोलता हूँ। तो नॉर्मल स्लैब रेट जहाँ पे आएगा वो अपने हिसाब से, जैसे कि स्टाटस इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, इसी हिसाब से वो नॉर्मल स्लैब रेट में आता है। फिर आता है हमारा डिलीवरी। डिलीवरी में नॉर्मल बिजनेस और कैपिटल गेन। नॉर्मल बिजनेस तो नॉर्मल स्लैब रेट आता है। कैपिटल गेन क्या होता है ना, कैपिटल गेन हमारा क्या होता है ना, उसमें दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है। एक में एसटीटी पेड होता है और एक में एसटीटी पेड नहीं होता है, ठीक है। एसटीटी मतलब वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। वो क्या होता है ना, लिस्टेड शेयर को हम जब सेल परचेज करते हैं वहां पे वो लगता है, ठीक है। तो अगर एसटीटी लगा तो वहां पे दो तरह का ट्रांजैक्शन होगा, एक होगा लॉन्ग टर्म, एक होगा शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर हुआ, यहाँ पे देखिए एसटीटी पेड, ठीक है। एसटीटी अगर पेमेंट हुआ है तो यहाँ पे आपको दोनों तरह का रेट आ गया, शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अगर हो गया तो आपका 15% टैक्स लगेगा, अगर लॉन्ग टर्म होगा तो 1 लाख के ऊपर जितना होगा वो 10% लगेगा। अगर आपका प्रॉफिट 1.5 लाख हुआ है तो 1 लाख 20% में टैक्स होगा, ठीक है। फिर मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर कैपिटल गेन है तो दो तरह का ट्रांजेक्शन होगा, अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो तो फिर एसटीटी पेड होगा या फिर एसटीटी नॉट पेड होगा। एसटीटी अगर पेड है, इसका मैं सेक्शन बता नहीं रहा हूँ, आप कंफ्यूजन नहीं करा, इसके बारे में मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अगर सेक्शन बोलूंगा तो एसटीडी पेड हुआ है शॉर्ट टर्म तो 111A सेक्शन है, वहां पे आपको 15% टैक्स लगता है। और लॉन्ग टर्म एसटीडी पेड हुआ है तो 112A सेक्शन है, तो इसमें 1 लाख तक एग्जिम्टेड होता है, उसके आगे 10% एग्जिम्टेड क्यों है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर एसटीडी पेमेंट नहीं हुआ है तो नॉर्मल स्लैब रेट में आ जाएगा। नॉर्मल स्लैब रेट तीनों जगह आ रहा है, देखिए तो तीनों जगह आ रहा है। अगर स्टेट पेमेंट नहीं लॉन्ग टर्म हुआ तो 20% लग जाएगा। डेरिवेटिव तो बहुत इजी है, डेरिवेटिव फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, वो नॉर्मल बिजनेस में जाता है और नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। नॉर्मल स्लैब रेट क्या है, 5%, 20%, 30%, न्यू स्लैब के लिए वो 5, 10, 15, 20, 30, पार्टनरशिप फर्म के लिए 30, कंपनी के लिए 25, 30, आज के इसमें भी उसके आगे। फिर हमारा आया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इक्विटी होता है, एक डेप्ट होता है। डेप्ट अगर हुआ तो ये आपका 20% टैक्स में आ जाएगा। डेप्ट ऑलवेज 20% टैक्स, ठीक है। डेप्ट ऑलवेज 20% टैक्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर आ गया आपका म्यूचुअल फंड का, अगर इक्विटी हुआ वो फिर कैपिटल गेन में चला जाएगा, सेम टू सेम ट्रीटमेंट। अगर एसटीडी पेड हुआ है, अगर एसटीडी पेड नहीं हुआ है, अगर एसटीडी पेड हुआ है तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। अगर लॉन्ग टर्म होगा 1 लाख के ऊपर 10%, शॉर्ट टर्म होगा तो 15%। एसटीडी पेमेंट नहीं हुआ है तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म हुआ तो नॉर्मल स्लैब रेट, अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो 20%। फिर हमारा है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी अप टू 21-22 का भूल जाइए, फ्रॉम 22 to 23 आप इसको मार्क कीजिए, इसको हमको देखना है, ठीक है। अगर 22 23 के बाद या क्या होता है ना, फिक्स हो गया, ये कैपिटल गेन में जाएगा, नहीं तो बिजनेस इनकम में जाएगा। कैपिटल गेन में जाए या फिर बिजनेस इनकम में जाए, इसका टैक्स रेट एक ही है 30%, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। फिर हमारा आया इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, नॉर्मल स्लैब रेट लगता है। 21-22 तक क्या हो रहा था ना, वो डिलीवरी में ट्रेड हो रहा था, आइदर बिजनेस हो रहा था या फिर कैपिटल गेन। ये एक्चुअली कब बिजनेस में जाएगा, कब कैपिटल गेन में जाएगा, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। कौन सा सिचुएशन में वो बिजनेस में चला जाता है, कौन सा सिचुएशन में कैपिटल गेन में चला जाता है, ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा।
हमारा 21-22 से पहले क्या हो रहा था ना, ये डिलीवरी जैसा ट्रीटमेंट हो रहा था, इधर कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम। कैपिटल गेन में क्या हो रहा था, एसटीडी तो पेमेंट नहीं होता है, इसके आगे एसटीडी नॉन पेड वाला में हो जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल नॉर्मल स्लैब रखता था, लॉन्ग टर्म 20%, और बिजनेस इनकम हुआ था तो बिजनेस का स्लैब रेट लग रहा था, ठीक है। लेकिन अभी 22-23 फाइनेंशियल से वो चेंज हो गया, वो ऑलवेज 30% नहीं लगता है, में नॉर्मल स्लैब रेट लगता है। अब इसको ही याद रखना। अभी मैं बता रहा था कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा नॉर्मल बिजनेस में जाएगा और कौन सा कैपिटल गेन में जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल गेन में कौन सा शॉर्ट टर्म में जाएगा, कौन सा लॉन्ग टर्म में जाएगा। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कौन सा बिजनेस में जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में एक लाइन में अगर बताऊंगा कौन सा सिचुएशन में बिजनेस में जाएगा, कि एक लाइन में अगर बताऊंगा तो ये क्या होगा ना, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मतलब रेगुलरली ट्रेडिंग कर रहे हो, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं एज ए बिजनेस, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, आप एक अमाउंट लगा दिए उसमें, इन्वेस्टमेंट कर लिए, फिर रुक गए कुछ साल, फिर देखिए कितना अमाउंट हुआ, सेल कर दिए, तो वो कैपिटल गेन में आ जाता है। और डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बिजनेस में आता है, ठीक है। कंडीशन देख लेते हैं, 5 कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है एक बार हम देख लेते हैं। पहले इंटेंशन ऑफ रेगुलर ट्रेडिंग, मैं बोल रहा था कि आपका इंटेंशन क्या रहेगा ना, हम रेगुलर ट्रेडिंग करें, डे बाय डे हम सेल करते जाएंगे, डे बाय डे हम सेल करेंगे। फिर क्या होगा ना, होल्डिंग पीरियड वेरी लो लाइक ए डे और वीक। होल्डिंग पीरियड मतलब कितने दिन आप शेयर होल्ड करके रखते हैं, तो वो वाला पीरियड क्या होगा ना आपका वेरी लो लाइक ए डे, वीक, मंथ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या ना रेगुलरली ट्रेडिंग करते हो, रेगुलरली सेल परचेज करते हो, तो वो बिजनेस में चला जाएगा। जैसे कि आपका अगर बैलेंस शीट बना रहे हो, आपके एसेट साइड में करंट एसेट में स्टॉक इन ट्रेड अगर उसको दिखा रहे तो फिर वो बिजनेस इनकम में चला जाएगा। कैपिटल गेन में कैसे जाएगा, अगर आप नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के हेड में दिखा रहे तो कैपिटल गेन में जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, करंट एसेट में स्टॉक इन ट्रेड दिखाएंगे तो रेगुलर बिजनेस वो आप सेल करेंगे, तो इसलिए आपका बिजनेस हेड में जाएगा। आपका जैसे कि आप अगर कंपनी हो, पार्टनरशिप फार्म हो, आपका एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, तो वहां पे क्या होता है ना, अगर कंपनी होता है तो आप एमओए, अगर फार्म होता है तो पार्टनरशिप डीड। उसमें क्या होता है ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज में आप मेंशन कर दिए कि ये वाला आपका बिजनेस इनकम है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में आप मेंशन कर दिए कि मेरा बिजनेस है कि मैं सेल परचेज करूंगा, क्या शेयर, सिक्योरिटीज, और इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन भी करूंगा रेगुलरली, तो ये आपका बिजनेस इनकम हो गया, इसमें तो और कुछ नहीं। और एक भी है हाई क्वांटम ऑफ ट्रेडिंग। हाई क्वांटम मतलब क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी मतलब टाइम्स, अब रेगुलर टाइम्स में सेल परचेस कर रहे हैं तो इसको हम हाई क्वांटम ऑफ ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये 5 कंडीशन नहीं है, 5 इंडिकेशन। इस ये एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि आपका इनकम बिजनेस में जाएगा या फिर कैपिटल गेन में जाएगा, इस 5 को देख के। एक्चुअली एक सीबीडीटी का सर्कुलर है कि आप अगर कैपिटल गेन में ट्रीट कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट साल भी कंटिन्यू कैपिटल में करना है, फिर उसके आगे भी कैपिटल में करना है, जब तक एक मेजर सर्कमस्टेंसेस नहीं होता है। मेजर मतलब आप जॉब कर रहे हैं फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जॉब ट्रेडिंग दोनों कर रहे हो, तो जब आप जॉब छोड़ देंगे, 60 साल हो गया कि आप जॉब छोड़ दिए, सिर्फ ट्रेडिंग किए, तो आप क्या हुआ ना, अभी बिजनेस में आ गए। अगर पहले से कैपिटल गेन ले रहे थे, जॉब कर रहे थे, वहां पे थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टमेंट वाला ट्रेडिंग, तो कैपिटल गेन में जा रहा था। अभी जॉब छोड़ दिए, सिर्फ आपका एक ही बिजनेस रहा, वो कैपिटल गेन, तो इसलिए आपका वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। ऐसे कुछ मेजर चेंजेस हुआ होगा तो फिर आप चेंज करना, नहीं तो वही सेम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे हम लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन कब लेंगे, शॉर्ट टर्म में कब लेंगे। अब एक पॉइंट याद रखना कि लिस्टेड अगर होगा तो 12 मंथ, अनलिस्टेड होगा तो 24 मंथ, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ आपको होल्डिंग पीरियड, आप होल्ड कर रहे हैं अगर कुछ लिस्टेड सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिवेंचर, यूनिट्स जो भी हो, लिस्टेड हुआ तो 12 मंथ। 12 मंथ से ज्यादा अगर होल्ड करेंगे तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। होल्ड मतलब बाय किए, आज 12 साल आपने अपने नाम पे रखे, फिर उसको सेल करे, तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म, ये वाला लिस्टेड। अगर अनलिस्टेड हुआ तो 24 मंथ। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर डिवेंचर हो गया तो वो 36 मंथ चला जाता है। यहाँ पे देखिए यूनिट्स का 36 मंथ, यहाँ बॉन्ड का 36 मंथ, या अदर सिक्योरिटी 36 मंथ, यहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटी 12 मंथ, अनलिस्टेड यहाँ पे देखिए 24 मंथ। सिर्फ इतना याद रखना है। यहाँ पे देखिए लिस्टेड जब तक है 12 मंथ, अनलिस्टेड है 24 मंथ, इसको आप इग्नोर कीजिए, कोई नहीं करना। लिस्टेड प्रेफरेंस, लिस्टेड डिवेंचर जो भी लिस्टेड है 12 मंथ, यहाँ पे प्रेफरेंस यार अनलिस्टेड हुआ तो 24 मंथ, डिवेंचर अनलिस्टेड हुआ तो 36 मंथ। अभी हम एक देखेंगे क्रिप्टो करेंसी का पूरा वर्ल्ड में क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, पूरा वर्ल्ड में।
यहाँ पे हम एक 4-5 कंट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ कहाँ पे एसेट हो रहा है। ये कंट्री में प्राइवेट करेंसी जैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है और इस कंट्री में आपका करेंसी जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे कमोडिटी और इंडिया में वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमका देखिए जब एसेट हो रहा है ना, यहाँ पे हमको एसेट का सेल परचेज करेंगे तो कैपिटल गेन आएगा। प्राइवेट करेंसी बिजनेस इनकम, करेंसी कमोडिटी ये तो बिजनेस इनकम होता है, ये बिजनेस होगा। हमारे यहाँ पे तो वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो हमारा दोनों तरफ का इनकम हो जाएगा, एक बिजनेस और कैपिटल गेन। यहाँ पे क्या होता है ना, बिजनेस इनकम जो होता है यहाँ पे अगर हम ज्यादा टाइम के लिए हम होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, हम तो इस कंट्री को छोड़ देते हैं, हमारा कंट्री के बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों है, यहाँ पे एसेट ट्रीट होता है, प्राइवेट करेंसी कमोडिटी, लेकिन यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होता है ये अब तक डाउटेबल चीज है। एक्चुअली अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हमको फर्क पड़ेगा, तो हम तो कैपिटल गेन में या फिर बिजनेस इनकम में टैक्स करेंगे। अगर रेगुलर ट्रेडिंग करेंगे तो बिजनेस इनकम, और इन्वेस्टमेंट टाइप करें उसको होल्ड करेंगे तो कैपिटल गेन इनकम। टैक्स रेट कितना लगेगा, 30%, बस खत्म। इंडेक्सेशन, फेयर मार्केट वैल्यू एंड एग्जेम्पशंस, ये क्या क्या है। इंडेक्सेशन क्या होता है ना, इंडेक्सेशन तो आपको पहले शुरुआत में भी बताया था कि इंडेक्सेशन जब हम कुछ एसेट परचेज करते हैं उसके ऊपर हमको क्या मिलता है ना, अगर उसको हम सेल करेंगे, जैसे कि आप एक लैंड पकड़ लो, लैंड में क्या होता है ना, हम इस साल परचेज किए फिर आगे 5 साल बाद सेल किए तो सेल माइनस परचेज टैक्स लगता है, जो प्रॉफिट होता है। यहाँ पे एक आपको एक्सेप्शन दिया हुआ है क्या कि लैंड का वैल्यू बढ़ता है, तो इसी हिसाब से हमको कुछ इंडेक्सन स्पेसिफाई हुआ है, कौन सा साल में परचेज किया और कौन सा साल में सेल किया, इसी के हिसाब से हमारा कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर फेयर मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट कब आएगा ना, 31 मार्च 2018 में आया। एक्चुअली उसी दिन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड वाला होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें एसटीटी पेड होता है, उससे पहले क्या था ना, फुल्ली एग्जिम्प्टेड था। फुल्ली एग्जिम्प्टेड, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता है। आप जितना करोड़ का सेल करो, जितना भी प्रॉफिट करो, उसमें टैक्स नहीं लगता था। तो उसी दिन से 31 मार्च 2018 से वो टैक्स लगने लगा। इसलिए क्या हुआ ना, इसलिए उस दिन तक जितना सेल वैल्यू हुए उसी सेल तक वो एग्जिम्प्टेड दिया हुआ है। वो एक्चुअली कैसे किया हुआ है ना, उस दिन का हम देख लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू कितना है। ठीक है, 50 रुपये में परचेज किए थे, उस दिन में अगर 100 रुपये फेयर मार्केट वैल्यू है तो आप 100 रुपये तक अगर सेल करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए हम फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हैं। अगर 100 रुपये से ज्यादा में सेल करेंगे तो टैक्स लगेगा। ठीक है, कितने के ऊपर टैक्स लगेगा, अगर 120 में सेल किए तो 20 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा। तो जब भी हम अब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि उसका बाय कब हुआ था, मतलब परचेज कब हुआ था, 31 मार्च 2018 के पहले या बाद में। अगर पहले हुआ था तो उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू तक हम टैक्स नहीं लगेगा, वो वाला कॉस्ट में कैलकुलेट हो जाएगा। सेल जितना करेंगे वो माइनस हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन का, जहाँ फेयर मार्केट वैल्यू जो भी था। ठीक है, इसका अगर मैं देखूं 2 सिचुएशन आएगा, फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन में कॉस्ट से ज्यादा था और फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम था। अगर ज्यादा था तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा सेल्स माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, लॉस ऑलवेज नील हो जाएगा, लॉस कुछ नहीं होगा। जैसे कि कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो लॉस होता है ना, वो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम था तो फिर तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो प्रॉफिट वो सेल माइनस कॉस्ट ही होगा। ठीक है, एग्जिम्पशंस, एक्चुअली स्पेसिफिक एग्जिम्पशन कुछ मिलता है, वो एक्चुअली शेयर में तो कुछ नहीं है, ये हमारा म्यूचुअल फंड में मिलता है। जैसे यूटीआई का मिलता है, कुछ स्पेसिफाइड ईएलएसएस का कुछ मिलता है। जैसे कुछ स्पेसिफिक एग्जिम्पशन है, कुछ जनरल एग्जिम्पशन है। स्पेसिफिक एग्जिम्पशन देखिए यूएलआईपी, ईएलएसएस एक्सेट्रा, बॉन्ड में सोविनर गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, अदर स्पेशल एग्जिम्पशन अंडर नोटिफिकेशन कुछ है। इसका लिस्ट आप गूगल में मार के एक बार रीड करना ना, नहीं तो लास्ट में एक दिखा लूंगा। जनरल एग्जिम्पशन क्या होता है ना, 54F में हम अगर कुछ म्यूचुअल फंड सेल करते हैं बड़ा अमाउंट का, तो हम अगर उसको 54F सेक्शन में एग्जिम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मैं 54F के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। इसका एक कंडीशन है कि आपके नाम पे वो एक ही हाउस प्रॉपर्टी उस दिन होगा। आप जो भी एसेट सेल कीजिए, शेयर करो कि जो भी करो, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। उसको फिर वो जो अमाउंट आपको मिला उसको आप क्या करना है ना, परचेज करना है हाउस प्रॉपर्टी आपके नाम पे और फिर आपके स्पाउस के नाम पे। और कंडीशन क्या है, आप वो वाला सेल का जो प्रॉफिट आया ना 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद उसको आप परचेज करेंगे, नहीं तो अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर आपको एग्जिम्पशन मिल जाएगा। उतना अमाउंट वो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट होगा, आप कितना अमाउंट प्रॉफिट किए और कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने। एक कंडीशन याद रखना, एक ही आपके नाम पे उस दिन में एक ही हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम चलेगा।
ठीक है, अभी हम इंपोर्टेंट पॉइंट में आते हैं, मेजरमेंट ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी थोड़ा ध्यान दीजिए। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अभी बता रहे हैं। ट्रांजैक्शन आपको बता रहा था, एक डिलीवरी है, एक इंट्राडे है और एक डेरिवेटिव है, जैसे कि फ्यूचर और ऑप्शंस। ठीक है, डिलीवरी में क्या है, नॉर्मल सेल वैल्यू लेते हैं टर्नओवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी जो सेल करता है वही वाला हमारा टर्नओवर जाता है। फिर हमारा इंट्राडे आता है, इंट्राडे में क्या होता है, टर्नओवर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रॉफिट, दैट इज क्या हो गया ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंस ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। एक्चुअली इसको मैं सिंपल बताऊं, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है और आपका लॉस कितना हुआ है। प्रॉफिट और लॉस नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें आपको अगर दो ट्रांजैक्शन हुआ है, एक में 100 रुपया प्रॉफिट, एक में 50 रुपया लॉस, तो आप क्या करना पड़ेगा कि लॉस का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब माइनस साइन को आप इग्नोर करेंगे, तो आपका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, 100 प्लस 50, 150 रुपया। ठीक है, जितने भी आपका ट्रांजैक्शन हो आप सब लॉस का माइनस साइन हटा दीजिए, पूरा टोटल सम कर दीजिए जितना है वो वाला आपका टर्नओवर। एब्सोल्यूट मतलब वही माइनस, इग्नोरिंग माइनस साइन। फिर आ गया आपका फ्यूचर ऑप्शंस। ये एक्चुअली टिल 21-22 तक उसका कुछ टर्नओवर क्या हो रहा था ना, वो एब्सोल्यूट टर्नओवर जा रहा था, उसमें ऐड हो रहा था जितना भी आप सेल कॉन्ट्रैक्ट लिए है। मतलब आपके एक कॉन्ट्रैक्ट में आप सेल किया 1000 रुपया, फिर आप प्रॉफिट किए 100 रुपया, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में आप सेल किए 2000 रुपया, लॉस किए 50 रुपया। ठीक है, तो आपका टर्नओवर 100, 50, 150 तो जा रहा था, फिर वो जो सेल वैल्यू ले रहे थे 1000 और 2000, 3000 जा रहा था, आपका टोटल टर्नओवर हो रहा था 3150। तो अभी से 21-22 से आईसीआई गाइडलाइंस इशू कर दिया है कि वो जो सेल का ट्रांजैक्शन ले रहा है उसको भी आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको वो फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेड को लीजिए। इसका मतलब प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस को दोनों एब्सोल्यूट करके ले लीजिए। जिसका इंट्राडे का जो भी टर्नओवर का कैलकुलेशन था इस तरह इसका भी हो गया। ये एक्चुअली ऑप्शन में था, वो जो सेल का ऐड करना था उसको भी अभी नहीं होगा, सिर्फ आपको एब्सोल्यूट प्रॉफिट लेना है टर्नओवर। ये वाला टर्नओवर इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको ए लाइन वाला आपको याद रखता है। यहाँ पे फेवरेबल और अनफेवरेबल पोजीशन वर्ड यूज होता है डेरिवेटिव में। ठीक है, ये एक्चुअली टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्नओवर आपको क्या काम लगेगा आगे, अगर आपका टैक्स क्रेडिट होगा या नहीं होगा इसी टर्नओवर पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टर्नओवर, मैं कुछ एग्जांपल दिया हूं, जैसे आपको मैं बताया अभी सेल परचेज, आपको इसको थोड़ा वीडियो पॉज करके इसको एक बार रीड कर लेना है। ये हो गया आपका डिलीवरी का एग्जांपल और ये हो गया आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का एग्जांपल्स। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो हो रहा था ना वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट प्लस सेल्स, उसको मैं क्रॉस मार दिया हूं, इसको इस बार में आपको पॉज मार के थोड़ा रीड कर लेना। अभी आपका आ गया मेन टॉपिक, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या होता है ना, टर्नओवर विदिन ₹1 करोड़ और टर्नओवर बिटवीन 1 करोड़ टू 2 करोड़, टर्नओवर बिटवीन 2 करोड़ टू 10 करोड़ और टर्नओवर एबव 100 करोड़, एबव 110 करोड़। ठीक है, आपको टैक्स रेट एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं हो रहा है, आप चारों टाइप से हम क्लासिफाई किया हूँ। अब पहले देख लेना टर्नओवर कितना है। टर्नओवर कौन सा वाला टर्नओवर, ये जो पिछले हम बताया था ये वाला टर्नओवर, यहाँ पे जो टर्नओवर कैलकुलेट है ये वाला टर्नओवर। ठीक है, इसको आप कंपेयर करना पड़ेगा। इसको आप देखेंगे 1 करोड़ आ रहा है कि 1 करोड़ के 2 करोड़ का अंदर आ रहा है, 2 करोड़ के 10 करोड़ का अंदर आ रहा है, 10 करोड़ के ज्यादा आ रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा आएगा तो आप कुछ भी मत सोचना, वो टैक्स ऑडिट ही होगा। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज जितना भी हो, प्रॉफिट परसेंटेज जितना भी हो वो टैक्स ऑडिट होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं टर्नओवर 2 करोड़ से 10 करोड़। 10 करोड़ के 10 करोड़ का वाला टर्नओवर का क्या होगा ना, अगर आपने प्रॉफिट डिक्लेयर किए 6%, लोअर देन 6% और लॉस, अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं लोअर देन 6% और लॉस तो फिर वो टैक्स रेट होता है। समझा रहा हूँ, टर्नओवर अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ से अंदर होगा तो ये सेम टू सेम टैक्सेशन, जैसे कि वो 2 करोड़ से 10 करोड़ तक होता है वही सेम टू सेम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक हुआ है। यहाँ पे हमने 4481 वाला क्यों लिखा, नॉट ऑप्टिंग 4480। एक्चुअली हमारे पास एक ऑप्शन होता है 4481 में कि हम 2 करोड़ तक उसको हम ले सकते हैं 6% वाला, तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिर्फ याद रखना, मैं आगे आपको समरी शीट बता दे रहा हूँ कौन सा याद रखना। ये वाला तो 10 करोड़ से ज्यादा तो याद रह गया, जितना भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज वो टैक्स रेट होगा। फिर हम देखते हैं आपका कंफ्यूजन है 1 करोड़ के 2 करोड़ और 2 करोड़ के 10 करोड़। ठीक है, मैं ये वाला का शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसका आगे देख लेते हैं। आगे टर्नओवर विदिन 1 करोड़, टर्नओवर विदिन 1 करोड़ में टैक्स रेट कब होगा, सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इन क्या कंडीशन, नंबर 1 इनकम अंडर अदर हेड
एक्सिड्स बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट जितना होता है 2.5 लाख का अगर, तो आपका टोटल इनकम अदर हेड एक्सक्लूडिंग ए शेयर ट्रेडिंग वाला, इसको छोड़ के बाकी जब जो भी इनकम हुआ उसका क्या हुआ, आपका 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है। 2.5 लाख जितना है उसका ज्यादा हो रहा है आपका ऑल अदर इनकम, ठीक है। और आप क्या हो रहा है ना, 4484 वाला एसएससी। 4484 वाला एसएससी क्या है कि आपने पिछले 5 साल में 4481 क्लेम किए हो। 4481 क्लेम किया का क्या मतलब हुआ है, आपने 5 साल में कभी 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल, कौन सा भी ईयर में भी आप क्या कर रहे होंगे ना, 6% या 8% जो टर्नओवर का कंडीशन होता है, इसमें 6% और 8% हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वो वाला हम क्लेम कर दिए, ITR 4 फाइल कर दिए, नहीं तो ITR 3 फाइल करके वहां पे प्रीजम्पटिव में 4480 में कुछ डाल दिए इनकम, तो आप 4484 वाला ऐसे हो गए। और डिक्लेयर प्रॉफिट लोअर देन 6% और लॉस। याद रहा, अगर टर्नओवर 1 करोड़ से जाए, 1 करोड़ से कम हो रहा है, 1 करोड़ से कम हो रहा है, आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो फिर आप टैक्स ऑडिट करेंगे। तीनों का तीनों कंडीशन, अगर एक कंडीशन में आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, आपको टैक्स ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। तीनों कंडीशन क्या है, आपका इनकम बेसिक एग्जिम्पशन इनकम जितना है उसके नीचे हो रहा है, ठीक है। बेसिक एग्जिम्पशन इनकम फॉर एग्जांपल 2.5 लाख से नीचे हो रहा है। और आप सेकंड वाला कंडीशन क्या है, 4484 वाला एसएससी हो। 4484 वाला एसएससी क्या मतलब, पिछले 5 साल में आप कभी ना कभी 4481 ले हो, फिर इसको छोड़ दिए हो, तो आप 4484 वाला एसएससी आ गए। फिर क्या हो गया, डिक्लेयर प्रॉफिट लोअर देन 6% और लॉस। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो फिर आप टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, मैंडेटरी, ठीक है। अगला हमारा कंफ्यूजन था ये दोनों में, तो इसके आगे हमने देखा था दोनों में अगर टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए, ठीक है, तो आप अगर डिक्लेयर प्रॉफिट 6% और उससे लॉस दिखा रहे तो फिर टैक्स ऑडिट होगा। एक ही लाइन में आंसर, अगर टर्नओवर 1 करोड़ का है और 10 करोड़ के अंदर है तो डिक्लेयर प्रॉफिट अगर 6% से और लॉस दिखा रहे तो फिर आपका टैक्स ऑडिट होगा। 6% क्यों किया, यहाँ पे आपका सारा ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल से हो रहा है, इसलिए आपका 6%। सेटअप कैरी फॉरवर्ड, सेटअप कैरी फॉरवर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं। सेटअप कैरी फॉरवर्ड देखिए आपका तीनों तरह का बिजनेस होता है, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव, कैपिटल गेन, जो भी हम आपको टाइप्स किया, जो भी रेट लगाया तीनों में सब आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, करेंट ईयर का कुछ लॉस होता है और कैरी फॉरवर्ड कुछ लॉस होता है। करेंट ईयर का कुछ लॉस होता है और कैरी फॉरवर्ड का में कुछ लॉस होता है। अगर करेंट ईयर का लॉस हो गया, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में आता है तो ये सब हेड में एडजस्ट होता है एक्सेप्ट सैलरी। अगर कैरी फॉरवर्ड होता है ये सिर्फ नॉर्मल बिजनेस में एडजस्ट होता है एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस में एडजस्ट होता है, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट स्पेकुलेटिव लॉस में एडजस्ट हो सकता है, नहीं गलत उल्टा कह दिया। नॉर्मल बिजनेस का लॉस यहाँ पे लिखा है ना, टाइप ऑफ लॉस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट में एडजस्ट होता है और नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट में एडजस्ट होता है। कैरी फॉरवर्ड मतलब इस साल का नहीं, पिछले साल का लॉस था बिजनेस लॉस, तो इस साल में कौन सा एडजस्ट होगा, वो नॉर्मल बिजनेस और स्पेकुलेटिव। अगर करंट ईयर का नॉर्मल बिजनेस है, करंट ईयर का बिजनेस लॉस है, तो करंट ईयर सब हेड में एडजस्ट होगा। सैलरी को छोड़ के सब हेड में एडजस्ट होगा। सैलरी को छोड़ के हाउस प्रॉपर्टी देखो, बिजनेस प्रोफेशन देखो, और फिर हमारा कैपिटल गेन देखो, अदर सोर्स सब में एडजस्ट होगा। अगर जितना भी बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए होगा। इसे स्पेकुलेटिव का तो ऑलवेज स्पेकुलेटिव में होगा, वो चाहे करंट ईयर हुआ या फिर कैरी फॉरवर्ड हो, वो सिर्फ 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। फिर कैपिटल गेन का देखते हैं। कैपिटल गेन में अगर आप देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस दोनों में एडजस्ट होता है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। अब देखिए शॉर्ट टर्म को छोटा भाई समझिए, लॉन्ग टर्म को बड़ा भाई समझिए। छोटा भाई जो भी लॉस करेगा वो दोनों में एडजस्ट हो जाएगा, बड़ा भाई के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बड़ा भाई लॉस करता है, छोटा भाई एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसका भी कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए होता है, याद रहेगा। इसको थोड़ा पॉज करके अभी एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिप्टो करेंसी का जो लॉस होता है ना, उसे क्रिप्टो करेंसी का इनकम में आता है, वो करंट ईयर इनकम में एडजस्ट हो गया, ओनली क्रिप्टो करेंसी, वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है, ठीक है। आईटीआर का कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट दिखा रहा हूँ। आईटीआर में क्या होता है ना, ये चीज मैं बोल रहा था, नॉन स्पेकुलेटिव का भी कभी बोला और नॉर्मल बिजनेस में बोला। तो इसका आईटीआर प्रैक्टिकल पॉइंट में आईटीआर कौन सा फॉर्म फिलअप करेंगे और कौन सा प्लेस मूव को पुटिंग करेंगे, तो उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। जीबीपी का क्या बोल रहा था इसको, ठीक है। बिजनेस में अगर आप बैलेंस शीट कर रहे हैं तो कैसा आएगा, एक आएगा नॉन स्पेकुलेटिव केस। नॉन स्पेकुलेटिव में ही बैलेंस होता है, स्पेकुलेटिव में होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, बैलेंस शीट करो या ना करो, उसका एक ही जगह है, उसको वहां पे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा नॉन स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव, ठीक है। नॉन स्पेकुलेटिव में आपको बैलेंस शीट अगर कर रहे हो और विदाउट बैलेंस शीट नहीं कर रहे हो। स्पेकुलेटिव में क्या है, अंडर शेड्यूल पीएल में, नो अकाउंट केसेस में, अंडर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में उपनोट डालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर बैलेंस शीट कर रहे हो, नॉन स्पेकुलेटिव का 2 ऑप्शन है, बैलेंस शीट कर रहे हो, बैलेंस शीट नहीं कर रहे हो। और बैलेंस शीट कर रहे हो तो आपको 2 ऑप्शन है, टैक्स ऑडिट कर रहे हो, टैक्स ऑडिट नहीं कर रहे हो। अगर टैक्स ऑडिट कर रहे हो
तो फिर आपको पीएल लाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कैसा आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए नो बीएसपीएल, मतलब बैलेंस शीट नहीं कर रहे हो। कौन सा ट्रांजेक्शन, नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन का। तो आपका एक ही जगह है इसका शेड्यूल पीएल, नो मेंटेनेंस अकाउंट। नो मेंटेनेंस अकाउंट यानी क्या, बैलेंस शीट नहीं कर रहे हो, तो अंडर बिजनेस शीट। बैलेंस शीट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसे समझो। बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बीएसपीएल, तो अंडर बिजनेस में डालना पड़ेगा। कहाँ पे, शेड्यूल पीएल, नो मेंटेनेंस सर्विसेज, अंडर बिजनेस। ऐसे ही अगर बैलेंस शीट कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा आप टैक्स ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। टैक्स ऑडिट हो रहा है तो आपको मैंडेटरी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस फिलअप करना पड़ेगा। अगर टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप चाहे तो पीएल फिलअप करें, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस फिलअप करें, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट नो मेंटेनेंस केस में डाल दे, अंडर बिजनेस हेड में उसको डाल सकते हैं। इस बार और एक बार आपको कंक्लूड दे रहा हूँ, पीजीबी में क्या होता है ना, नॉन स्पेकुलेटिव होता है, स्पेकुलेटिव होता है। स्पेकुलेटिव का एक ही स्पेस है, बैलेंस शीट करो या ना करो सेम पेज में डालना पड़ेगा। शेड्यूल पीएल, नो मेंटेनेंस अकाउंट, अंडर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। जैसे नॉन स्पेकुलेटिव में हमें दो ऑप्शन आता है, बैलेंस शीट कर रहे हो या बैलेंस शीट नहीं कर रहे हो। बैलेंस शीट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अगर बैलेंस शीट नहीं कर रहे हो तो एक ही जगह शेड्यूल पीएल में आना, नो अकाउंट केसेस में अंडर बिजनेस हेड पे। अगर बैलेंस शीट कर रहे हो तो टैक्स ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पहले देखना। टैक्स ऑडिट तो हो रहा है, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस कंपलसरी फिलअप करना पड़ेगा। अगर टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप चाहें तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस फिलअप कर सकते हैं और शेड्यूल पीएल में नो मेंटेनेंस केस अंडर बिजनेस में डाल सकते हैं उसको। अगर बिजनेस ही डालना, वहाँ पे पर्टिकुलर एडीएल है प्रेजेंट को वहाँ पे मत डालना, नहीं तो फिर आप अगर 5 साल में कोई भी एक बार डाल दिया ना, वो वाला आपको पर्टिकुलर एडी 4 वाला एसेस हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए नो अकाउंट केसेस, जो पीएल का होता है ना नो मेंटेनेंस, यहाँ पे स्पेकुलेटिव डालना है और यहाँ पे आपको बिजनेस करना है, इनकम डालना है, ठीक है। यहाँ आएगा कैपिटल। कैपिटल का तो आपको पता है, शॉर्ट टर्म यहाँ पे लॉन्ग टर्म, ठीक है। यहाँ पे चारों तरह का होता है, शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट, शॉर्ट टर्म विदाउट स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म विदाउट स्टेटमेंट। टैक्स रेट क्या आता है, शॉर्ट टर्म एसटीटी पेड में 15%, शॉर्ट टर्म विदाउट एसटीटी में स्लैब रेट में आता है, लॉन्ग टर्म विदाउट एसटीटी 20%, लॉन्ग टर्म विद एसटीटी 10% एबव 1 लाख, ठीक है। यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म एसटीटी पेड हुआ तो 111 ए में आता है, एसटीटी ओवर पेमेंट नहीं हुआ है तो 111 में आता है। लॉन्ग टर्म एसटीटी अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो 112(1), अगर पेमेंट हुआ है तो 112(a). ये देखिए शॉर्ट टर्म विदाउट एसटीटी पेड को आपको एक ही जगह चेक करना पड़ेगा, सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल अबव लिस्टेड आइटम में। आपको वहां पे अप्रोप्रिएट जगह मिलेगा तो डालना है, अप्रोप्रिएट कॉलम आपको मिलेगा तो वहां पे डालना है, नहीं तो सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल अबव आइटम में जाना है। वहां पे A2I करके सेल ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर A2I में डालना पड़ेगा उसको, ठीक है। और बाकी का सारा सेपरेट शेड्यूल है, मैं आगे आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए 111(1) शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विथ एसटीडी पेड 111(1) शेड्यूल में जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ एसटीडी 112(a) में जाएगा, 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगता है, ठीक है। ये वाला देखिए 112(1) लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट एसटीडी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विदाउट एसटीडी, तो यहाँ पे A2I में आ जाएगा कोटेड वाला हो। तो अगर अदर सोर्स मतलब नॉमिनल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कर रहे हैं, अलग कुछ इनकम है उस एसएससी का, लेकिन वो थोड़ा सा कैपिटल शेयर ट्रेडिंग में कर दिया और थोड़ा इनकम है, वो डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर नहीं दे रहा है, तो आप अदर सोर्स में उसको डाल के फाइलिंग भी कर सकते हो। अप्रोप्रिएट प्लेस देखो अदर सोर्स में, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर इनकम फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग करके अदर इनकम में डाल दो, काम खत्म, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सातों फॉर्म में कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा किस एसएससी के लिए। अगर आप इंडिविजुअल एचयूपी हो, आपके बिजनेस इनकम और कैपिटल इनकम कुछ नहीं है और आपका टोटल इनकम 50 लाख के अंदर है, तो फिर आप आइटम 1 फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है, बाकी सारा इनकम है, तो फिर आप आइटम 2 फिलअप कर सकते हैं। फिर ऑल अदर एसएससी के लिए जिसका सारा हेड में इनकम है, बिजनेस में है, लेकिन बिजनेस में सिर्फ पीजीबीपी का प्रेजेंटिव इनकम है और कैपिटल गेन इनकम नहीं है, तो फिर आप आइटम 4 फिलअप कर सकते हैं। ऑल इनकम जिसका सब कुछ इनकम है, मिक्स है, 5 ईयर में इनकम आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, कैपिटल गेन में आ रहा है, प्रेजेंटिव नहीं है बिजनेस का, तो आइटम 3 फिलअप करेगा। आइटम 5 फार्म एलएलपी एओपी के लिए है, आइटम 6 कंपनी के लिए है, आइटम 7 ट्रस्ट के लिए है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, carefully taking ledger balance of a broker since all open position on average profit loss are included therein। बैलेंस जब हम बैलेंस शीट करते हैं ना, उसमें ब्रोकर का बैलेंस लेते हैं, कितना बैलेंस है विथ ब्रोकर, वहां पे कुछ ऑनलाइन प्रॉफिट भी इंक्लूड हो जाता है, उसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा।
और जब हम सेल परचेज का ट्रांजैक्शन लेते हैं, सेल में कुछ चार्जेस माइनस हो गए जाते हैं, परचेज में कुछ चार्जेस ऐड हो गए जाते हैं। बाइंग सेलिंग वैल्यू केयरफुली टेक ओवर करना पड़ेगा, ठीक है। एसटीटी डिडक्टेड एज एक्सपेंसेस हुए only a kind of PGP. In case of capital gain, STT expenses are not allowed under Income Tax Act 1961. तो इसलिए हमको STT जितना पेमेंट हुआ है उसका एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस का हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जब हम कैपिटल गेन में टैक्स देंगे। जब हम बिजनेस में टैक्स देंगे तो STT वाला एक्सपेंसेस हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नोशनल गेन और लॉस ICD अलाउ नहीं करते, इसलिए नोशनल गेन और लॉस के ऊपर हमारा कुछ टैक्स नहीं लगता है, हम कुछ कंसिडर भी नहीं करेंगे। होल्डिंग पोजीशन हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आप कॉस्ट में ले सकते हो और फिर नेट रिलीजेबल वैल्यू पर ले सकते हो होल्डिंग पर। यहाँ पे स्क्रिप वाइज होता है, ये चीज स्क्रिप वाइज, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और फिर इसको लाइक कर। अगर आपका कुछ डाउट रहेगा ना तो फिर आप यहाँ पे कमेंट में एक बार मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसको डाउट मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा जरूर।